सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम संस्कृत व्याकरण में व्यंजन संधि पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ना शुरू करते हैं। व्यंजन संधि जो है, सबसे पहले हम ये समझेंगे पहले तो संधि क्या होती है। संधि जो होती है वो दो पदों के मेल से होती है। दो पद का मतलब क्या होता है? पद होते हैं मतलब शब्द। शब्द कैसे आप समझेंगे कि दो शब्द होंगे, जैसे पहला है पूर्व पद और दूसरा होगा आपका उत्तर पद। अब ये पूर्व पद और उत्तर पद क्या होता है? जब आप संधि करते हैं, एक होता है विच्छेद। पहले आप संधि समझेंगे। संधि में क्या होता है, आप पूर्व पद और उत्तर पद को जोड़ते हैं। कहने का मतलब क्या है कि प्लस के जो पहले होता है उसको आप बोलते हैं पूर्व पद। पद का अर्थ होता है शब्द, और जो प्लस के बाद है उसको आप बोलते हैं उत्तर पद। तो जब आप पूर्व पद और उत्तर पद को जोड़ते हैं तो वो होती है संधि। अब जो संधि होती है वो तीन तरह की होती हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आज हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे। व्यंजन संधि में जो है वो क्या होता है, व्यंजन संधि में आप व्यंजन को जोड़ते हैं, ठीक है। स्वर संधि में क्या होता है, आप स्वर में स्वर जोड़ेंगे, यानी कि पूर्व पद भी स्वर होगा और उत्तर पद भी आपका स्वर होगा। लेकिन व्यंजन संधि में ऐसा नहीं होता है। व्यंजन संधि में एक आपका व्यंजन होगा और दूसरा जो है आपका वो व्यंजन भी हो सकता है या स्वर भी हो सकता है, व्यंजन या स्वर। लेकिन एक तरफ आपका व्यंजन जरूर होगा, दूसरी तरफ व्यंजन या स्वर कुछ भी हो सकता है। तो वो जो होती है वो आपकी व्यंजन संधि होती है। जो व्यंजन संधि है उसमें हम जो है पहला नियम देखते हैं अभी। व्यंजन संधि में आप क्या करेंगे कि वैसे ही आपको एक तो प्लस के पहले और एक प्लस के बाद एक पूर्व पद और एक उत्तर पद। जो यहाँ पे पूर्व पद होगा उसमें क्या होता है कि आपको किसी भी वर्ग का, अगर आपको पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा वर्ण मिल जाए। अब वर्ग का मतलब क्या होता है? वर्ग का मतलब मैं आपको समझा देती हूँ कि जैसे आप स्वर और व्यंजन पढ़ते हैं कि संस्कृत वर्णमाला है या हिंदी वर्णमाला, क्या होता है आपका स्वर होता है और व्यंजन होता है, ठीक है। स्वर वो होते हैं जो मात्राएं हैं ए आ ई, ये जो होते हैं आपके स्वर होते हैं। जो दूसरे हैं क ख ग घ, वो आपके क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं, क ख, इस तरह से। तो अब इसमें वर्ग की क्या कहानी है? व्यंजन जो होते हैं वो वर्गों में होते हैं। जैसे शुरू के अगर आप 5-5 वर्णों को लेंगे तो आपके वर्ग बनेंगे। जैसे कि पहला आपका व्यंजन में होता है क, तो आपका पहला वर्ग बनेगा क वर्ग। पहले क वर्ण से बनाइए। अब क वर्ग में आप उसके बाद वाले 5 वर्ण लिखेंगे। कौन कौन से? आपका क होगा, ख होगा, ग होगा, घ होगा और ग, यानी कि ये 5 वर्ण आप लिखेंगे। और इन सब पे हलंत होता है क्योंकि ये आधे होते हैं। व्यंजन हमेशा आधा ही होता है। जब उसमें स्वर मिल जाता है तो वो पूरा होता है, क्योंकि बिना स्वर की मदद के कोई भी व्यंजन पूरा नहीं होता। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, पहला आपका वर्ग बना क वर्ग, और क वर्ग में आप शुरू के 5 वर्ण लिखेंगे, ठीक है। अब जब आपने 5 वर्ण लिख दिया तो उसके बाद में आप क्या करेंगे, क वर्ग के बाद जब आपका 5वां वर्ण ग आया था, क ख ग घ ग में, ग के बाद अगला वर्ण क्या होता है? अगला वर्ण होता है च। तो नेक्स्ट वर्ग का नाम पड़ेगा आपका च वर्ग, ठीक है। उसी ऐसे ही च वर्ग में अगले 5 वर्ण आप रखेंगे, च, छ, ज, झ और य, ठीक है। इस तरह से 5 वर्ण होंगे। कहने का मतलब क्या है, जो व्यंजन है आपके, व्यंजनों में जो 25 होते हैं शुरू के व्यंजन, वो होते हैं वर्गीय, यानी कि वो वर्गों में रखे जाते हैं। 5 वर्ग होते हैं। क वर्ग होता है, अगला च वर्ग होता है, फिर होता है ट वर्ग, ठीक है। ट वर्ग के बाद आपका होता है त वर्ग, और फिर आपका होता है प वर्ग। और हर वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। जैसे क वर्ग में हमने 5 बताए थे, ऐसे ही च वर्ग में च छ ज झ य, ट वर्ग में ट ठ ड ढ ण, त वर्ग में त थ द ध न, और प वर्ग में प फ ब भ म। इस प्रकार से ये वर्ण होते हैं, ठीक है। तो आपको जो मैंने संधि का नियम बताया, उस संधि के नियम में क्या है? उस संधि के नियम में मैंने आपको बताया कि प्लस के पहले जो पूर्व पद है उसमें क्या होगा, उसके अंत में जो भी शब्द यहाँ पे आएगा उस शब्द के अंत में आपको पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण होगा। यानी कि जो आपका मान लो क वर्ग था, तो क वर्ग के शुरू के 4 क ख ग घ, ग को छोड़ दिए, यानी कि हर वर्ग के 5वें वर्ण को आपको छोड़ देना है।
और क्या होगा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा होगा, या आपको शय, शय और से और है हो। अगर ये आपके प्लस के पहले हों तो आप क्या करेंगे, इन सबको तीसरा बना देंगे। किनको बना देंगे, जो आपका पूर्व पद में आया था, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण जो आया था, इन सबको आप तीसरा बनाएंगे। ठीक है, कैसे बनाएंगे वो मैं समझाती हूँ। जैसे हम एक उदाहरण ले लेते हैं, क्योंकि इतना नियम बताने से समझ नहीं आता। जैसे उदाहरण देखेंगे आपको समझ आएगा। हमने यहाँ पे उदाहरण लिखा है वाक प्लस ईश है। सबसे पहले आप संधि करना सीखिए, विच्छेद करना तो आपको अपने आप आ ही जाएगा जब आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे, थोड़ी एक्सरसाइज कर लेंगे। तो वाक प्लस ईश है यहाँ पे है। तो आप देखिए, आपका पूर्व पद यानी कि प्लस के पहले वाला पद क्या है, वाक। प्लस के पहले वाला पद क्या है, वाक है। प्लस के बाद है ईश है। ठीक है, तो व्यंजन संधि है, क्योंकि कै में ई जुड़ रहा है, व्यंजन में स्वर जुड़ रहा है, तो व्यंजन संधि है। तो जो आपका वाक है, वाक में अंतिम वर्ण क्या है, वाक में अंतिम वर्ण है कै, अंतिम वर्ण है कै। और ये नियम क्या कहता है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण अगर हो तो उसको जो है तीसरा हो जाएगा, ये कह रहा है। तो आपका जो कै है वो पहला वर्ण है, कै वर्ग का जो कै है वो पहला वर्ण है, कै ख गै घै गै में। अब आपको क्या करना है, आपको कै को तीसरा बनाना है। तो कै वर्ग का तीसरा वर्ण क्या होगा, कै ख गै, गै होगा। तो आप कै को क्या बनाएंगे, आप कै को क्या बना देंगे, इस कै को बना देंगे गै। तो आपका शब्द बन गया वाग। और वाग के बाद आपका क्या है, वाग के बाद आपका है ईशः। तो आप क्या करेंगे, ई में जो ई की मात्रा है वो गै पे लगा देंगे, तो आपका शब्द बन जाएगा वागीशः। ठीक है, इस तरह से आपकी संधि हो जाएगी। तो हम जो है इसके थोड़े से उदाहरण और देख लेते हैं, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला आपका उदाहरण है वाक प्लस हरि, वाक प्लस हरि ही। अब वाक प्लस हरि में जो प्लस के पहले शब्द है वाक, वैसे ही जो हमने पहले लिया था, तो अंतिम वर्ण है कै, और जो कै है वो कै वर्ग का पहला है, तो कै वर्ग का तीसरा बनाइए, कै ख गै। तो आपका लास्ट वाला यूं का यूं जुड़ जाएगा। और यहाँ पे देखिए हमने बना के लिखा वाग हरि ही, तो वाग का जो कै था उसको हो गया आपका ग, तो आपका शब्द बन गया वाग हरि ही। अगला उदाहरण हम देखते हैं, कै वर्ग का हो गया। उसके बाद अगला शब्द है जगत प्लस ईश है। आपको क्या करना है, प्लस के पहले जो शब्द है उसका अंतिम वर्ण देखना है। आपको केवल इस नियम में आपको केवल जो प्लस के पहले वाला शब्द है उसका अंतिम वर्ण देखना है और कुछ नहीं देखना, और उसको आपको तीसरा बनाना है। तो यहाँ पे क्या है, जगत में अंतिम है तय, और जो तय है, तय जो है वो तय वर्ग का पहला है। तय वर्ग था हमारा एक, हमने आपको बताया थोड़ी देर पहले। तो तय वर्ग में तय जो है वो पहला है, आप पहले को तीसरा बनाइए। तो तय वर्ग का तीसरा क्या होता है, तय, थ और द। अगर आपको वर्णमाला में थोड़ा सा भी डाउट है तो हमारी वर्ण विचार की एक अलग से वीडियो है, आप वो देख सकते हैं। तो आपको सारे डाउट, कैसे वर्ग बनते हैं, कितने स्वर, कितने व्यंजन, वो सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आपको तीसरा बनाना है, तो तय को आप बनाइए द। ठीक है, जगत का जो तय था वो बन गया द, तो आपका बन गया जगद। और बड़ी ई की मात्रा है यहाँ पे, तो द जो था वो आधा था, बड़ी ई की मात्रा लगाइए आप, तो ये पूरा हो जाएगा, फिर आपका शब्द बन जाएगा जगदीश है। ऐसे ही अगला शब्द आप देखेंगे, षट प्लस आनन है। अब यहाँ पे पहला पद है षट, षट में अंतिम वर्ण है ट। ठीक है, और ट को आपको क्या करना है, तीसरा बनाना है। ट, और जो ट है वो ट वर्ग का पहला है, ट ट ठ ड, तो ट को तीसरा बनेगा ड, तो आपका शब्द बन जाएगा सडानन है। ठीक है, सट का ट बन गया ड, और आनन है में जो आ है उसकी मात्रा लगा करके आप सडानन है शब्द बना देंगे। इसके बाद अगला है चित्त प्लस आनंद है। चित्त में वही जो जगत में था, तय आया, तय वर्ग का पहला, तो तय वर्ग का तीसरा बनाइए, तय थ द, यानी कि चित्त का जो तय था वो बन गया द, तो चिद। और आनंद है आप जोड़िए। तो जब भी आप कोई शब्द जोड़ते हैं तो जो आ, ई, उ जितने भी होते हैं स्वर को बीच में पूरा नहीं लिखते हैं, आप उसकी मात्रा लगाएंगे। तो आनंद है में जो आ है उसकी मात्रा द पे लगाइए, और फिर नंद है बाद में जोड़ दीजिए, तो आपका सही शब्द बन जाएगा चिदानंद है।
उसके बाद आपका अगला उदाहरण है उत प्लस देश्यम, वही है तय है, उत में तय है अंतिम, तो आप तय को क्या बना देंगे, तय को बना देंगे वही द, तो आपका उद का द, आप देखिए उद में द है, उद बन गया आपका, तो आप जैसे ही जोड़ेंगे तो उद में द जोड़ा, फिर देश्यम का द जोड़ा, तो आपका शब्द बन जाएगा उद्देश्यम। अगला है आपका सुप प्लस अंत है, पहला पद है सुप, सुप में अंतिम है पै, क्योंकि इस नियम में आपको केवल अंतिम देखना है। पै है पै वर्ग का पहला, तो पै वर्ग का तीसरा बनाइए, पै वर्ग का तीसरा होता है पै फै बै, तो पै को बनाएंगे आप ब, ठीक है। सुप का बन गया शुभ, सुप का बना आपका शुभ, और बै आधा है, अंत्य का ए मिलाइए, आपका बै पूरा हो जाएगा, अंत्य का ए बै में मिलने के बाद आपका आधा न और तह जुड़ता है, यही बचता है लास्ट में, तो आपका शब्द बन जाएगा सुबंत है। अगला है आपका अच प्लस अंत है, पहला पद है अच, अच में अंतिम वर्ण है च, च को आप क्या करेंगे, तीसरा बनाएंगे, च वर्ग का तीसरा, च छ ज, तीसरा वर्ण होता है ज, च को बनाइए ज, तो आपका शब्द बनेगा अज, ज आधा ही है क्योंकि च आधा है, तो ज भी आधा ही बनेगा। अब ये जो आधा अज है, आधा जो ज है अज का, उसमें आप जो अंतः का ए है वो मिलाइए, पूरा हो गया, और अंतः का ए जैसे ही पहले वर्ण में मिला, आपका लास्ट में आधा न और तह बच गया, तो आपका शब्द बन गया अजंतः। अगला शब्द है आपका दिक प्लस अंबर है, तो ये आपका पूर्व पद है दिक, दिक में अंतिम वर्ण है कै, कै का तीसरा, कै वर्ग का तीसरा होगा कै ख ग, तो आपका शब्द बना दिग, ग आधा है क्योंकि कै आधा है, कै पे हलंत दिख रहा है आपको, तो इसलिए ग भी आधा होगा, और अंबर है जो सेकंड वर्ड है, अंबर है का ए जो है वो ग में मिलेगा, तो आपका जो ग है वह पूरा हो जाएगा, तो आपका शब्द बना दिग, और ए मिलने के बाद आपका लास्ट में बचता है आधा मैं बै और रह, शब्द बन गया आपका दिगंबर है। फिर अगला उदाहरण देखते हैं, आपका है दिग प्लस गज है, तो पहला शब्द वही जो दिगंबर में था दिक, सेम बनाएंगे आप, दिक को बनाइए कै ख ग, तीसरा दिग, और गज है जोड़ दीजिए। अब यहाँ पे देखिए दिगंबर है में ग पूरा हो गया था, क्योंकि ग के बाद अंबर है का ए था, ए मिल गया, स्वर जैसे ही मिला ग पूरा हो गया, लेकिन यहाँ पे स्वर नहीं है, स्वर ना होने की वजह से आपका जो ग है वो आधा ही रहेगा दिग का, और बाद में गज है यूं का यूं जोड़िए, तो आपका शब्द बनेगा दिग्गज है। अगला शब्द है आपका सद्धर्म है, सेम वही है, यहाँ पे भी आपका क्या है, यहाँ पे कोई मात्रा नहीं आई है, मात्रा ना आने की वजह से आप जो सत का अंतिम वर्ण तय है, तय को आप तीसरा बनाएंगे, तय थ द, जो द है वो आधा ही रहेगा, क्योंकि द के बाद धर्म में कोई मात्रा नहीं है शुरू में, यानी कि धर्म में ध से पहले कोई स्वर यहाँ पे नहीं है, अगर स्वर होता तो द पूरा होता, तो आपका सद बना, द आधा है तो धर्म का ध यहाँ नीचे जुड़ता है, जब भी आपको नीचे कोई भी स्वर शब्द जुड़ता है तो पहले वाला शब्द आधा होता है, कैसे, जैसे यहाँ पे ध देखिए आप, इस जो ध में द आधा है और ध पूरा है, इसलिए ये ऐसे लिखा जाता है, यानी कि जो नीचे लगा होता है वो शब्द पूरा होता है। जैसे आपको अगर मैं बोल दूं द्व, द्व में द आधा है और वह पूरा है, ऐसे लिखा जाता है द, और इसमें वह जोड़ देंगे हम, तो इसमें आधा कौन सा है, इसमें द आधा है वह पूरा है, तो आपका शब्द बन गया सद्धर्म है, यहाँ पे हमने बनाया। अगला है आपका अप प्लस जम, तो पूर्व पद है आपका अप, अप में अंतिम है पै, पै का तीसरा बनेगा पै फ ब, ठीक है, बै बन गया आपका, बै आधा ही रहेगा क्योंकि जम में पहले, जम से पहले कोई मात्रा नहीं है, कोई स्वर नहीं है, तो आपका शब्द बना अब बै आधा और जम जोड़ दीजिए अब जम, ठीक है। अगला है आपका चित प्लस रूपम, वैसे ही सेम तय को बनाइए द, आपका बना चिद, चिद बना द आधा है, और वही करना है आपको, जो रै था उस रै को यहाँ पे जोड़िए, यानी कि द पे रै लगाएंगे हम, और फिर ऊ की मात्रा रूपम, मतलब रू तो पूरा ही है ना, द आधा है, तो उस द के नीचे रै लगेगा, और फिर जो ऊ की मात्रा वो द पे दिखेगी लेकिन है वो रै पे, आपका बन गया चिद्रूपम। इस तरह से हमने ये एक नियम कर लिया। अब हम अगला नियम देखते हैं। अभी हमने जो नियम किया था उसमें हमने देखा कि जो दो पद थे, एक प्लस के पहले एक प्लस के बाद,
आपने केवल प्लस के पहले वाला देखा। प्लस के पहले आपका क्या होना चाहिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, या तीनों शय या है हो, तो आप उनको तीसरा बनाएंगे। ये आपका नियम था, हमने ये किया था पहले नियम में। अब दूसरे नियम में आपको क्या करना है, दूसरे नियम में सेम रहेगा। प्लस के पहले तो वही नियम है कि वही आने चाहिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आने चाहिए। आप इससे समझ गए होंगे मैं जो क्या बोल रही हूँ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा से क्या मतलब है। यानी कि जैसे कि पहला है कै वर्ग, कै वर्ग का कै, ख, ग, घ, पांचवें को छोड़ दीजिए बस, बाकी सारे, और तीनों शय हो या है हो, ये चीजें अगर प्लस के पहले हैं। और प्लस के बाद अगर आपका है तीसरा या चौथा, तो आप क्या करेंगे, ये जो पहले वाले आए हैं इनको फिर से वही तीसरा बनाएंगे। जो हमने पहले वाले नियम में किया था सेम वही काम करना है। बस इस नियम में इतना ही अंतर है कि यहाँ पे बाद में तीसरा या चौथा आएगा। वहां पे कुछ भी आ रहा था, वहां पे स्वर भी आ रहा था, कोई भी व्यंजन भी आ रहा था, तो वहां कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वहां पे आप तीसरा कर रहे थे। यहाँ केवल तीसरा चौथा होगा। अब एक जो मेन अंतर था इन नियम में वो ये था कि मैंने क्यों बताया, कोई अंतर तो हो ही नहीं रहा ना, तीसरा चौथा आए क्या फर्क पड़ता है, सारे व्यंजन स्वर आ जाए क्या फर्क पड़ता है, बनाना तो तीसरा ही है, नियम तो सेम सा ही लग रहा है। लेकिन यहाँ पे अंतर एक है, वो अंतर ये है कि पहले वाले नियम में आपका क्या था, वो ये कहता था कि पद के अंत में, जैसे आपका पद के अंत में वाक जो है एक खुद पद है। वाक का मतलब होता है वाणी, यानी कि वाक जो है वो अपने आप में पूरा शब्द है, वाक अपने आप में पूरा शब्द है। और इस वाक का अंतिम वर्ण क्या देखेंगे, जो हमने पहला नियम देखा था, ठीक है, वो ये कहता है कि जो पहला पद है पूरा है, उसका अंतिम वर्ण हम देखेंगे। लेकिन यहां इस नियम में ऐसा नहीं है। इस नियम में क्या होता है, जो प्लस के पहले वर्ण होगा ना वो पूरा नहीं होगा, पद जो होगा वो पूरा नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि कुछ शब्द ऐसे भी तो होते हैं ना जहां पे उस शब्द के बीच में भी फर्क हो जाता है, तो वहां पे कैसे हो जाता है, ऐसा कैसे समझ में आएगा, वो चीज हमको समझनी है कि यहाँ पे कैसे चेंज हो गया, तो वो हम देखेंगे। इस नियम में आपको क्या करना है, प्लस के पहले सेम वही नियम है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, प्लस के बाद है तीसरा, चौथा। अब क्या करना है, ये वाले जो प्लस के पहले वाले हैं उनको आपको तीसरा बनाना है, ये ठीक है। अब उदाहरण जब तक नहीं करेंगे समझ नहीं आएगा। अब हम पहला उदाहरण आपका देखते हैं। यहाँ पे लिखा हमने बुद्ध प्लस धीहि। आप देखिए शब्द जो है वो बुद्ध नहीं है, बुद्ध जो है वो शब्द नहीं है, बुद्ध एक धातु है, ठीक है, धी एक प्रत्यय की तरह से आ रहा है। तो ये जो है ये शब्द बुद्ध जो है वो खुद में शब्द नहीं है, शब्द है बुद्धि, पूरा शब्द है बुद्धि, जैसे वाक आपका पूरा शब्द था। यानी कि प्लस के पहले वाले नियम में आपको पूरा शब्द बना के दिया था, लेकिन यहाँ पे आपको शब्द के बीच में फर्क करना है, आपको पूरा शब्द नहीं मिलेगा, आपको बनाना है वो शब्द। तो यहाँ पे जो बुद्ध है, बुद्धि शब्द जो बना उसको वहां पे तो पूरे पूरे पद जोड़ रहे थे, यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो आप क्या करेंगे, बुद्ध प्लस धी में प्लस के पहले आपका है ध और प्लस के बाद है आपका धी ही, यानी कि ध ही है। कहने का मतलब क्या है, प्लस के पहले आपका त थ द ध, तय वर्ग का चौथा वर्ण है। ध जो है तय वर्ग का चौथा वर्ण है और प्लस के बाद भी ध जो है वो तय वर्ग का चौथा वर्ण है, यानी कि चौथे के बाद चौथा आ रहा है, तो जो पहला चौथा है उसको आपको तीसरा बनाना है। तो ध का तीसरा क्या बनेगा, ये तय वर्ग का चौथा है ना, त थ द ध, मैं यहाँ पे तय वर्ग लिख देती हूँ क्योंकि ये तय वर्ग में आता है। तय वर्ग में होता है त थ द ध और न को तो आपको काउंट ही नहीं करना, इसको तो काट दीजिए। आपके ये चार बच गए, त थ द ध। अब यहाँ पे आपको प्लस के पहले ये ध दिया है और आपको इसको तीसरा बनाना है। तीसरा बनाने का मतलब क्या है, आप यहाँ पे तय वर्ग में जो तीसरा है द, आप ध को द बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ध को द बनाएंगे। तो आपका जो बुद्ध है, बुद्ध जो है बू यूं का यूं, ध में क्या लिखेंगे, द लिख देंगे और ये द आधा होगा, बुद्ध बन गया आपका, क्या बन गया, बुद्ध। और इसके बाद आपका है धी। अब आपको क्या करना है, इस द में धी जोड़ना है। मैंने आपको पहले ही बताया था जो ऊपर वाला वर्ण होता है वो आधा होता है और नीचे जो लगता है वो पूरा होता है। तो आपका धी इस तरह से बनेगा फिर ये जोड़ करके, ठीक है, बू यूं का यूं, इस द में आप ये धी जोड़ देंगे तो आपका शब्द पूरा बन जाएगा बुद्धि, ठीक है। ये बहुत कम आता है, फिर भी आपको पता होना चाहिए कि होता तो इस रूल में भी तीसरा ही है, लेकिन ये शब्द के बीच में होता है और वहां पे दो पूरे पूरे शब्द आपस में मिलते हैं।
पहले वाले नियम में पूरे दो शब्द आपस में मिलेंगे, यहाँ पे एक शब्द के बीच में होता है फर्क। जैसे यहाँ पे एक और उदाहरण हम दे रहे हैं, वृद्ध प्लस धी, यहाँ पे भी क्या है वृद्ध और बाद में लिखा है धी। जो वृद्ध का ध है आप उसको तीसरा बनाइए, सेम वही नियम है, द बनाएंगे तो आपका शब्द बना वृद्ध, आपका शब्द बना वृद्ध, द आधा है तो धी ही जोड़ेंगे आप उसमें, तो धी ऐसे जुड़ेगा और ई की मात्रा लग जाएगी, शब्द आपका बन गया वृद्धि। इस तरह से बनेगा। ऐसे ही सेम आप सिद्धि बनाएंगे, ये जो ध है उसको द बना दीजिए, आपका शब्द बना सिद्ध प्लस धी ही। तो आप क्या करेंगे, द में धी जोड़ेंगे, धी नीचे लिखा जाएगा सिद्धि ही, तो आपका शब्द बन गया सिद्धि। इस तरह से हमने किया। अब अगला जो नियम है उसमें हम देखते हैं, नेक्स्ट नियम में आपको क्या करना होता है कि ऐसे ही दो पद होंगे, पूर्व पद उत्तर पद, यानी कि दो शब्दों को आप जोड़ेंगे तो आपका जो दो शब्द होगा उसमें प्लस है, प्लस के जो पहले वाला है उसमें सारे व्यंजन आएंगे, कोई भी व्यंजन आ जाए, व्यंजन स्वर नहीं केवल व्यंजन, और उन व्यंजन में है नहीं आना चाहिए, है नहीं आना चाहिए, बाकी कोई भी व्यंजन आ जाए है को छोड़ करके। और प्लस के बाद क्या आना चाहिए, अनुनासिक। अनुनासिक का मतलब क्या होता है, हर वर्ग का पांचवा वर्ण। अब हर वर्ग का पांचवा वर्ण कैसे है, जैसे पहला वर्ग लीजिए कै वर्ग, कै वर्ग में पांचवा क्या है, कै खे ग घ ग है, तो आप यहाँ पे ग ले लीजिए। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देती हूँ पांचवें वर्ण क्या क्या होते हैं। प्लस के पहले एक आपका हो गया व्यंजन, प्लस के बाद पांचवा वर्ण हर वर्ग का, 5 वर्ग थे आपके, कै वर्ग चै वर्ग टै वर्ग तै वर्ग और पै वर्ग, इसी वीडियो में मैं समझा चुकी हूं। कै वर्ग का पांचवा है कै ख ग घ ग हो गया। या अगला वर्ग क्या है, कै वर्ग के बाद है चै वर्ग, चै छ जै झ य, पांचवा अंतिम क्या है य, या तो ग हो या य हो। चै वर्ग के बाद अगला क्या है टै वर्ग, टै ठ ड ढ ण, पांचवा क्या है ण है, या ण हो। या टै वर्ग के बाद अगला क्या है तै वर्ग, तै वर्ग में पांचवा क्या है त थ द ध न हो। या अगला पांचवा अंतिम वर्ग क्या है पै वर्ग, पै फ ब भ म, अंतिम क्या है म। ये जो है ये पांचों क्या है अनुनासिक हैं, यानी कि हर वर्ग का पांचवा वर्ण। अगर आपको प्लस के पहले कोई भी व्यंजन हो, है नहीं होना चाहिए, और प्लस के बाद आपका पांचवा वर्ण हो, तो आप क्या करेंगे उसको, आप उसको उसी वर्ग का पांचवा बना देंगे। अब किसको बना देंगे समझ नहीं आया ना। अब देखिए प्लस के पहले आपका क्या है, कोई भी व्यंजन है, प्लस के बाद आपका पांचवा वर्ण है, ये पांचवा वर्ण मैंने अच्छे से समझा दिया। अब ये कहानी बच गई प्लस के पहले वाली पूर्व पद वाली, यहां वाली कहानी बच गई। अब इसको जो है अपने ही वर्ग का पांचवा होगा, मतलब यहां व्यंजन के बाद पांचवा होना चाहिए, तो यहां वाला जो शब्द है इसको अपने ही वर्ग का पांचवा हो जाएगा। ठीक है, अब उदाहरण से समझेंगे तो समझ में आएगा। पहला आपका शब्द है सद प्लस मति, शब्द क्या है सद प्लस मति, तो प्लस के पहले क्या लिखा है ध्यान से देखिए, सद है, सद, और अंतिम वर्ण क्या है द, प्लस के पहले है द और प्लस के बाद क्या है मैं, यानी कि आपकी एक शर्त पूरी हो गई है कि प्लस के पहले व्यंजन और प्लस के बाद पांचवा वर्ण, पै वर्ग का पांचवा यहां आ चुका है, पै फ ब भ म, आपकी पहली शर्त पूरी। अब इसका रिजल्ट आपको क्या बनाना है, यहां पे जो है उसको उसी वर्ग का पांचवा बनाइए। तो जो द है, पहले तो आप ये चेक करिए द कौन से वर्ग में आता है, द जो है वो तय वर्ग में आता है। देखिए त थ द जो है वो तय वर्ग में आया, तो आपको क्या करना है तय वर्ग का पांचवा बनाना है। ठीक है, तय किसका पांचवा बनाएंगे, तय वर्ग का। तो तय वर्ग का पांचवा क्या होता है, तय वर्ग में आता है तय थ द ध ध और न, यानी कि पांचवा क्या है न है। तो अब यहां पे आपको करना क्या है, जो सद का द है ना, इस द को पांचवा बनाइए, क्या होगा न होगा, और बाद में आपका मति लिखा हुआ है, तो आपका शब्द क्या बन गया सन्मति ही। क्या बन गया आपका सन्मति ही, न आधा ही रहेगा क्योंकि बाद में यहाँ पे कोई भी मात्रा कोई भी स्वर नहीं है, इसलिए न आधा ही रहेगा। मुझे लगता है ये समझ में आया होगा आपको, लेकिन फिर भी मैं आगे जो उदाहरण है उनसे समझा देती हूँ। आपको यहाँ पे क्या करना है, पहला उदाहरण है दिक् प्लस नाग है,
दिक प्लस नाग है। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, प्लस के पहले आपका दिक है और दिक में अंतिम है आपका क। क्या है अंतिम? क, और प्लस के बाद है न। आपकी पहली शर्त पूरी हो गई है कि प्लस के बाद आपको पांचवा मिल गया, किसका? त थ द ध न, तय वर्ग का पांचवा ये। अब यहाँ पे आपका क है, आपको क्या करना है? ये जो प्लस के पहले क है ना, इसको इसी के वर्ग का पांचवा बनाइए। तो क वर्ग का पांचवा क्या होता है? क, ख, ग, घ, और पांचवा क्या होता है? ग होता है। ठीक है, पांचवा क्या होता है आपका? क वर्ग का ग होता है। तो दिक में जो क था उस क को आप बनाएंगे ग। क्या बनाएंगे आप? ग बनाएंगे। और प्लस के बाद जो है वो है क्या है? नागह। यूं का यूं नागह रहेगा और दी यूं का यूं रहेगा, तो आपका शब्द ये बन गया दिंगनागह। ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, बस यहाँ पे ये जो है प्लस के पहले वाले, प्लस के बाद वाले यहाँ पे पांचवा होना चाहिए, सब में है। और प्लस के पहले यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे कोई भी व्यंजन होना चाहिए है को छोड़ करके, वो है। तो आप जो यहाँ पे आता है अंतिम, उसका पांचवा बनाएंगे। जैसे कि तत् में अंतिम है तय, इसके बाद है मैं, ये पांचवा है। मैं की पहली शर्त कंप्लीट हो चुकी है, सही है। तो जो पहला तय है, तय का पांचवा क्या है? तय वर्ग को पढ़िए, तय थ द ध न। तो आप तत् का पांचवा क्या बनेगा? तन। ठीक है, तय का बना दिया न आधा है क्योंकि तय आधा है, और बाद में मात्रम यूं का यूं जोड़ेंगे आप, आपका शब्द बन जाएगा तन मात्रम। अगला शब्द है आपका तत् प्लस न। सेम वही नियम रहेगा, तत् का जो दूसरा तय है लास्ट वाला, उसको आप क्या बनाएंगे? न बनाएंगे। तो आपका शब्द बन जाएगा तन और बाद में है न, तो जोड़ दीजिए तन न, ये बन गए यहाँ पे। फिर आगे है वाक प्लस मयम, सेम वही नियम रहेगा। मयम का मैं है सबसे पहले, आपको पांचवा दिख गया है, और वाक में अंतिम है क को उसके वर्ग का पांचवा होता है ग, क ख ग घ ग। तो आपका शब्द बनेगा वांग, वाक की जगह बन जाएगा वांग, और बाद में है मयम। ठीक है, मयम है आपका, ये जो ग है ये आधा है, तो ग के नीचे यहाँ पे मैं जोड़ा गया है, इसलिए यहाँ पे देखिए आपको ऐसे दिख रहा है यहाँ पे वांग मयम, क्योंकि ग के नीचे मैं है, वांग मयम। ठीक है, अगला है आपका षट प्लस मुख है, ये थोड़ा सा अलग आया, देखो अगला वर्ग आ गया क्योंकि ऐसा आया नहीं था अभी उदाहरण। तो आपका षट प्लस मुख है, यहाँ पे मैं है। पहला नियम आपका पक्का कि मुख में मैं है। अब आपको क्या करना है? पहले वाला जो षट है, षट में अंतिम है ट। अब ट का पांचवा क्या है? ट ठ ड ढ ण। तो आप ट को बनाइए न आपका आधा रहेगा, और फिर शैज को जोड़ दीजिए, आपका शब्द बन गया षण्मुख है। ठीक है, अब जो है अंतिम नियम आपका हम देख लेते हैं। अंतिम नियम में आपको क्या करना है? अनुस्वार कैसे बनाते हैं, अनुस्वार कहाँ बनता है, कैसे बनाते हैं, ये वाला नियम आपको करना है। तो ये बहुत ही आसान है, बस आपको क्या देखना है कि पदांत में, पद के अंत में मैं हो, क्या होना चाहिए? पद के अंत में मैं, यानी कि जो प्लस के पहले आएगा यहाँ पे, वहां पे मैं, ये वाला मैं होना चाहिए, आधा मैं, और प्लस के बाद कोई भी व्यंजन, कोई भी यहाँ पे है को भी नहीं छोड़ना, सारे व्यंजन, कोई भी व्यंजन आ जाए। तो आप ये जो मैं है ना, उसको अनुस्वार बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अनुस्वार। अब अनुस्वार क्या होता है? अनुस्वार जो हम बिंदी लगाते हैं ना ऊपर, जैसे संयम शब्द आप अगर लिखते हैं, तो संयम के ऊपर जो आपने ये बिंदी लगाई है, ये होता है अनुस्वार। ठीक है, तो मैं को आप अनुस्वार बनाएंगे, यानी कि मैं की जगह पे आप बिंदी लगाएंगे। तो यहाँ पे उदाहरण आपको दिया गया है हरिम प्लस वंदे। तो अब देखिए, प्लस के पहले आपका मैं, पहली शर्त पूरी, प्लस के बाद है वह एक व्यंजन है। आपकी सारी शर्तें पूरी हो गई हैं, तो आप मैं को बनाइए अनुस्वार। तो हमने क्या किया, यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। देखिए हरिम यूं का यूं है, बस ये जो मैं था ना, इसको अनुस्वार बना करके हरिम में रै पे ऊपर बिंदी लगा दी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है, या ऐसी बिंदी लगाई है हमने, और वंदे सेम यूं का यूं रहेगा, कुछ चेंज नहीं करना, हरिम वंदे आपका शब्द बन गया। अगले उदाहरण हम देख लेते हैं। पहला आपका है अहम प्लस गच्छामी, सेम वही, आपको कुछ नहीं करना। प्लस के पहले आपका अहम है, अहम का मैं है, और प्लस के बाद ग। पहली शर्त पूरी, मैं आ गया, दूसरी शर्त पूरी, ग व्यंजन आ गया। मैं को बनाइए अनुस्वार, बिंदी बना दीजिए, तो आपका क्या हो गया? अहम
सेम यूं का यूं रहेगा, बस अहम पे बिंदी लगा दीजिए, गच्छामी यूं का यूं जोड़ना, आपको कोई चेंज नहीं करना। सेम वैसे ही सत्यम में अंतिम मैं है, पहला वह है, यानी कि मैं के बाद व्यंजन आया तो मैं को अनुस्वार बन गया सत्यम, यानी कि बिंदी लग गई। वद यूं का यूं लिखेंगे, आपको सेम वही करना है। अब धर्मम चर में अंतिम मैं है और फिर यहाँ पे च है, च एक व्यंजन है, पहली शर्त पूरी, मैं आया है, मैं को आप अनुस्वार बनाइए। देखिए धर्मम के ऊपर हमने बिंदी लगा रखी है। जो लास्ट है वो है आपका कार्यम प्लस कुरु। कार्यम प्लस कुरु में क्या है, पहला है कै, कुरु का कै है, यहाँ पे व्यंजन है कै और अंतिम है मैं, तो आप इस मैं को अनुस्वार बना करके बिंदी लगा दीजिए, आपका शब्द बनेगा कार्यम कुरु। इस प्रकार हमने व्यंजन संधि की। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और इससे संबंधित जो भी सुझाव हैं वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।